जब मैं मुख्यमंत्री बना तब इस महाराष्ट्र के सभी मंदिर बंद थे, पुजारी लोग मंदिर खोलने की कोशिश कर रहे थे, सब त्योहार सब बंद थे, सब उत्सव बंद थे। जब मैं मुख्यमंत्री बन गया सब पाबंदी को हटा दिया, मंदिरों को खुलवा दिया, सब त्योहार शुरू कर दिया। और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने वाला ये महाराष्ट्र ये पहला राज्य है। और मैं ये कहूंगा कि ये महाराष्ट्र ये धार्मिक, सांस्कृतिक और हमारे परंपरा को आगे बढ़ाने वाला राज्य है, ये जोड़ने वाला राज्य है। सभी अलग अलग संस्कृति को और हमारे धरोहर को जोड़ने वाला राज्य है। और इसलिए मैं ये हमेशा कहता हूं, राजनीतिक अधिष्ठान से धार्मिक अधिष्ठान ऊंचा होता है, आध्यात्मिक अधिष्ठान ऊंचा होता है। इसलिए आपके जैसे लोग मार्गदर्शन करते हैं तो कार्यकर्ताओं को प्रेरणा, बल, ऊर्जा मिलती है समाज सेवा करने की, इस राज्य को आगे बढ़ाने की, और देश को आगे बढ़ाने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और उनको साथ देने का काम हमारा महाराष्ट्र राज्य भी करेगा। बागेश्वर धाम एक अत्यंत पूजनीय स्थान है, जहाँ बाबा जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही आध्यात्मिक अनुभूति भी प्राप्त होती है। उनका प्रवचन और सत्संग भक्तों के लिए एक उत्सव की तरह है। और यह अवसर विधायक यहाँ के मुर्जी काका पटेल की वजह से मिला है आप सभी लोगों को, इसलिए मुर्जी काका के लिए धन्यवाद। मुर्जी काका के लिए भी उसका भी अभिनंदन। बराबर है ना? ये होस्ट है ना, ये इन्होंने न्योता दिया। और शिवसेना का ये विधायक है बाबा जी, शिवसेना धनुष्यबाण पर चुनकर आया हुआ है, प्रभु रामचंद्र जी के धनुष्यबाण पर। श्रद्धा, भक्ति, शांति का त्रिवेणी संगम है। पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर महाराज जी, उनकी वाणी में राम भक्ति की ऐसी शक्ति है कि श्रोताओं को भी एक अलग अनुभूति होती है। और इसलिए तो आप लोग यहाँ जमा सब इकट्ठा हुए हो। यहाँ तो पूरा मंडप ही राममय और हनुमानमय हो गया है, मानो अयोध्या ही यहाँ अवतरित हो गई है ना। बागेश्वर धाम सरकार भी अपने सत्संगों और प्रवचनों के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। यह धाम केवल पूजा पाठ का केंद्र नहीं, बल्कि सेवा और करुणा का जीता जागता उदाहरण है। भाइयों और बहनों, बागेश्वर धाम हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं है, भक्ति सबसे बड़ी ताकत है। और यह धाम सनातन धर्म का गौरव है, हिंदू एकता का एक प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। भजन, भोजन और निरोगी जीवन, यही बागेश्वर धाम का संदेश है। यही संदेश सबको जीवन में समाधान, खुशी, ऊर्जा, प्रेरणा दिलाएगा। आध्यात्मिकता और धर्म से आगे बढ़कर जो मानवता की सेवा करते हैं, बागेश्वर धाम सरकार मानवता के पुजारी है। लोक कल्याण की एक अनूठी परंपरा स्थापित उन्होंने की है। धाम परिसर में अन्नपूर्णा रसोई भी चलती है। और ये भी बहुत बड़ी बात है, हर साल गरीब और बेसहारा बेटियों का विवाह कराए जाते हैं।
वैदिक शिक्षा के लिए गुरुकुल स्थापित किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन संस्कृति को प्रत्येक युवा के दिल तक पहुंचाने का बड़ा कार्य कर रहे हैं, महान कार्य कर रहे हैं। यह उनका कार्य अविस्मरणीय है, अनमोल है, और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पर्यावरण संरक्षण, गोरक्षा, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल और समाज के लिए उपयोगी कई उपक्रम महाराज के आश्रम के से चलाए जाते हैं। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की तक सीमित नहीं है, वे समाज को गढ़ने और अगली पीढ़ियों को संवारने का, अगली पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। और इसलिए महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र संतों की भूमि है, कीर्तनकारों की भूमि है, और आपका प्रवचन सुनकर यहाँ की भूमि भी पवित्र हो गई है, पावन हो गई है। इसके माध्यम से हम पर धर्म के संस्कार बनते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और सनातन धर्म की रक्षा के लिए महायुति सरकार इस प्रकार के सभी उपक्रमों को समर्थन देती है, आगे बढ़ाती है। और इसलिए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। आपके प्रवचन से यहाँ के कई लोगों के जीवन में बदलाव हो जा, कई दुख मिट जाएंगे, कई लोगों के जीवन का अंधियारा दूर होकर प्रकाशमान बन जाएगा, और कई लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और फिर एक बार बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हमेशा ऐसी महाराष्ट्र की धरती पर आते रहिए और अपने अमोघ वाणी से, प्रवचन से सभी लोगों को यहाँ पर मार्गदर्शन करते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र की। कथा के प्रारंभ में ही यहाँ महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी आए और उन्होंने बागेश्वर धाम की बड़ी हृदय के साथ में वहाँ की सेवा और आस्था की चर्चा व्यापक रूप से गाई। हमको उनकी दो बातें बहुत अच्छी लगी। एक तो हम उन्हें इसलिए धन्यवाद देना चाहते कि भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है जहाँ गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया, और जब वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे तब उन्होंने गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया था। इसके लिए हम व्यासपीठ से उनको साधुवाद दे रहे हैं। दूसरी बात, जब उन्होंने अपने उद्बोधन विराम किए तब लास्ट में उन्होंने हमारी वाली बात कही कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बड़ा सरल स्वभाव है और हमको बहुत प्रसन्नता हुई। और उन्होंने कहा भी दो बार कि हमारे थाने में कथा करने आपको आना है। हमने भी कह दिया कि जब इतना बड़ा चेला मिल रहा है, हमने कहा हम जरूर आएंगे। हाँ भाई, अब हम आएंगे। कथा उनकी, पर कथा हनुमान जी की गाएंगे। हनुमान जी के भक्तों से फिर से थाने मुंबई में मिलने का मौका मिलेगा, दरबार लगेगा। हमने भी कह दिया कि तुम चिंता ना करो, हमारे चेला से बात कर लो, डेट ले लो, आई एम कमिंग, यू आर वेटिंग। आई स्पीक इन इंग्लिश, माई इंग्लिश दिस इज पर्सनल इंग्लिश। आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं हनुमान जी का नाम लेकर के। राम, हनुमान चालीसा पर कथा गा रहे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी से तेहूं लोके उजागर। हनुमान जी की बात। गाओ जय हनुमान है ज्ञान गुण सागर, जय कपी से
गाइए गाइए गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहू लोक उजागर। श्री हनुमान जी महाराज को गुरु रूप में मानकर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूं गुरुदेव की नाई। हम लोग हनुमान चालीसा का आधार बनाए हैं। आज का सूत्र सुनो, बड़े काम का है। सोचकर बोलना, वरना बोलकर सोचना पड़ेगा। फिर से सुनो, हमेशा सोचकर बोलना, वरना बोलकर फिर सोचना पड़ेगा। और जो बाद में सोचना है वो पहले ही सोच ले। तो बात का काम। और फिर एक अपनी कहावत है, बहुत प्राचीन कहावत है, फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम लोग तो सब जानते हो, ज्ञानी हो। अरे भाई, बाद में पछताने से बेहतर है सोच कर बोलो। क्या बोलो बोलो आचार्यों, सोच कर बोलो। सुनो बटको, जिसका जीभ पर कंट्रोल हो जाता है उसका जीवन पर भी कंट्रोल हो जाता है। समझ आई? जीभ का कंट्रोल कर लोगे ना तो जीवन भी कंट्रोल हो जाएगा। जीभ पर दो कंट्रोल करना माई बाप। पूछो क्या? स्वाद का और बोलने का। ये जीभ बहुत खतरनाक है भैया, है बहुत खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक। यही जीभ फूल माला डरवा देती है और यही जीभ जूता घलवा देती है। यही जीभ है। बढ़िया बोलोगे तो फूल माला पाओगे, बढ़िया हमारे जैसी पटकी पाओगे। और हमारा मूड खिसक जाए और कोई मोटे तगड़े को गाली बक दे तो क्या है? दे जूतम जूता, चैथी लाल कर दी जाएगी। पर ये खेल किसका है? बोलो बोलो। जीभ बहुत खतरनाक है। इसका कंट्रोल जिसको करना आ गया उसको जीवन कंट्रोल करना आ जाता है। कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान में। और तुम देखो सब जगह हड्डी है पर जीभ में हड्डी नहीं है। जब मुंह में दो चीजें हैं विशेष, दांत और जीभ। जीभ और दांत में दोनों का आकलन किया जाए तो जीभ पहले आती है, दांत जन्म के बाद। लेकिन बाद जरूर आते हैं, मरने के पहले ही निपट जाते हैं। और जीभ जब तक रहोगे तब तक साथ नहीं छोड़ती। जरूरी नहीं है जो मजबूत हो वो बना रहे, मतलब सीधा सा है। अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हों, अपने वो हैं जो मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। समझ गए? इसलिए जीभ पर यदि कंट्रोल कर लिया तो जीवन पे कंट्रोल हो जाए। लेकिन एक जीभ ही तो है जो कंट्रोल नहीं होती। दे पिज्जा, दे बर्गर, दे चाउमीन, दे डोसा। अरे नाक सी चली जा रही। बोले क्या है? बोले ये चीज है भगवान राम ही बचावे। अरे पिज्जा में वो सफेद सफेद ऐसा लगता है जैसे 8 साल के लड़का को भयंकर जुकाम हो गया हो। पर ये जीभ है, मानती नहीं। हमने कई लड़कों को समझाया, काम बेफिजूली में पड़े, क्या खाते पीते हो, ठीक ठाक खाओ। तो हमसे 1-2 लड़के पूछ रहे गुरुजी आप फिट रहते हो? हम कहे फिट नहीं है, कमजोर है। फिट में और कमजोर में अंतर होता है। उनका सूख गए, कमजोर है, देखो आंखें घुस गई, कमजोर है। अरे बोले नहीं, हम लोग खुद कमजोर होना चाहते। हम कहा एक बात बोले, हम जीभ से कमजोर नहीं है, इसलिए बॉडी से कमजोर है। बोले मतलब? हम कहा कुछ भी कहो। हाँ ये है कि ज्यादा कंट्रोल नहीं है, कई बार हमें भी चाट की ललक लगती है,
देखो हम झूठ तो बोलते नहीं हो, फिर व्यासपीठ से क्या झूठ बोलेंगे, और तुम हमारा करी का लोगे झूठ बोले।